हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ट्यूटर बॉक्स। और आज की इस क्लास में मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूं क्लिनिकल सैस प्रोग्रामिंग में क्या करियर के ऑप्शंस हैं। तो इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि आखिर इसमें कौन कौन से आपको स्किल रिक्वायर्ड है, इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और यहाँ पर कौन कौन सी कंपनी जॉब प्रोवाइड कर रही है। यहाँ पर आप लोगों को फ्रेशर, बी फार्म फ्रेशर को कितनी सैलरी मिल जाएगी, साथ ही साथ कौन कौन सी कंपनीज़ में आपका जॉब लगेगा, कौन कौन से शहरों में जॉब लगेगा और कितनी स्ट्रगल इस फील्ड में है या बहुत कम स्ट्रगल इस फील्ड में है और क्या कोई स्पेसिफिक कोर्स भी आपको करना पड़ेगा। तो इन सारी बातों को जानने के लिए ये लेक्चर आप एंड तक देखिएगा। सारे पॉइंट मैं आप लोगों को बताऊंगा कि क्या क्या हमको इस फील्ड में जाने के लिए करने चाहिए। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि क्लिनिकल सैस प्रोग्रामिंग है क्या, ये फील्ड क्या है। तो देखिए, जनरली कुछ बच्चे ऐसा सोचते हैं कि हमें तो क्यूसी फील्ड में नहीं जाना, हमें क्यूए फील्ड में नहीं जाना, हमें प्रोडक्शन में नहीं जाना। तो ये एक नया फील्ड है, क्लिनिकल सैस जो है एक बिल्कुल नया फील्ड है। और जो बच्चे जिनके कंप्यूटर स्किल्स अच्छे हैं, जिनके एनालिटिकल स्किल अच्छे हैं, वो बच्चे जो हैं फार्मा से रिलेटेड बच्चे, वो इस फील्ड में जा सकते हैं। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले इसको पहले समझते हैं कि आखिर ये क्लिनिकल सैस प्रोग्रामिंग है क्या। तो देखिए, सैस प्रोग्रामिंग में होता क्या है, ये बेसिकली एक सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग है। और इस प्रोग्रामिंग के अंदर क्या होगा कि जो भी क्लिनिकल रिसर्च का डाटा आपको मिल रहा है, उस डाटा को आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, डाटा को हमें एनालिसिस करना होता है। क्लियर? क्योंकि देखिए, क्लिनिकल रिसर्च का जो डाटा है वो काफ़ी कॉन्फिडेंशियल होता है। तो उस कॉन्फिडेंशियल डाटा को सिक्योर करने के लिए हमें एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है। और वो जो सॉफ्टवेयर है वो क्या है, सैस सॉफ्टवेयर है। तो यहाँ पर यूएस एफडीए ने जो है वो सैस, क्लिनिकल सैस को अप्रूव किया हुआ है। इसके अलावा भी देखिए कुछ और भी सॉफ्टवेयर है, जैसे कि पाइथन है, बट वो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। ठीक है, तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में क्या है, डाटा इतना आपका सुरक्षित नहीं रहता। और क्योंकि ये ड्रग डिस्कवरी का डाटा है तो इसको पहले लीक नहीं किया जा सकता। और यूएस एफडीए से सैस जो है हमारा अप्रूव है, तो इसीलिए इस सैस को यूज़ किया जाता है। तो अब देखते हैं कि आखिर इस सैस में होता क्या है और इसमें करना क्या पड़ता है, पर्टिकुलरली आपका जॉब रोल क्या रहेगा और हमें करना क्या पड़ेगा। पहले हम ये समझ लें। तो देखिए, सैस में क्या होता है, देखिए जो भी क्लिनिकल ट्रायल्स होती हैं, क्लिनिकल ट्रायल का कुछ ना कुछ डाटा तो जनरेट होता ही है। अब वो जो डाटा जनरेट हुआ है उसको हमें कहीं ना कहीं इनपुट करना है और उस डाटा का एनालिसिस करना है। अब क्योंकि क्लिनिकल डाटा काफ़ी सारे पेशेंट का हो गया, लाइक अगर मल्टी सेंट्रिक ट्रायल है और फेज़ 3 में हम गए हैं तो हमारे पास 3,000 से लेकर 10,000 20,000 तक का डाटा हो सकता है पेशेंट का। ठीक है, तो इतने बड़े डाटा को एनालिसिस करना, उसको टेबुलर फॉर्म में लेना और उसको इंटरप्रीट करना और उसको वैलिडेट करना, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करना होगा, उसकी रिपोर्ट जनरेट करनी होगी, डाटा सेट्स आपके तैयार होंगे, उनकी टेबल्स आपकी तैयार होंगी, उनके फिगर्स तैयार होंगे, उनकी लिस्टिंग तैयार होगी। तो इस तरह से सारे डाटा को आपको मेंटेन करना होगा और डाटा को डेवलप करना होगा ताकि वो एनालिटिकल फॉर्म में कोई भी उसको जो है, जब आप डाटा अपना पब्लिश करेंगे यूएस एफडीए को, अब जब आप डाटा अपना सेंड करेंगे कंपनी की तरफ से, तो वो डाटा जो है वहाँ पर जो साइंटिस्ट हैं वो जो है उसको अच्छे से इंटरप्रीट कर सकें, उनको आसानी से समझ में आ सके। तो ये जो सारा वर्क होगा इसमें सैस प्रोग्रामर की काफ़ी हेल्प होगी। क्लियर? तो अब हमारे मन में ये क्वेश्चन आता है कि आखिर इसमें क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या कोई और भी जा सकता है। क्योंकि जनरली सैस प्रोग्रामिंग और सॉफ्टवेयर का नाम सुनते हम लोगों के मन में ये आएगा कि सैस प्रोग्रामिंग तो जो है वो इंजीनियरिंग फील्ड का वर्क हो गया, इसमें तो क्योंकि अलग अलग सॉफ्टवेयर यूज़ करने पड़ते हैं और हम फार्मा में तो हम ये सॉफ्टवेयर सीखते ही नहीं है, तो हम कहाँ से करेंगे। तो देखिए, सैस प्रोग्रामिंग तो देखिए सभी फील्ड में होती है। पर्टिकुलरली हम क्लिनिकल सैस की बात करें, अगर आप देखो, अगर बैंकिंग फील्ड में जाओ तो बैंकिंग में भी सैस प्रोग्रामिंग है, पर वो बैंकिंग सैस है। तो बैंकिंग सैस में जो है हमें कॉमर्स का जो बैकग्राउंड वाला बंदा होगा वो उसकी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सैस प्रोग्रामिंग में आपको जो बेसिक बच्चे की जो भी बच्चा उसमें वर्क कर रहा है उसमें क्या क्या होना चाहिए, और उसमें प्रोग्रामिंग की नॉलेज तो होनी चाहिए, बट पर्टिकुलरली जो फील्ड में हम काम कर रहे हैं उसकी डोमेन की भी नॉलेज उसको होनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इंजीनियरिंग फील्ड का ही पर्सन हो। तो यहाँ पर हम जो बी फार्मा किए हुए बच्चे हैं या लाइफ साइंसेज किए हुए बच्चे हैं वो जो है
या मेडिकल फील्ड के जो बच्चे हैं वो जो है क्लिनिकल सेल्स प्रोग्रामिंग में जा सकते हैं। इससे ये चीज़ तो क्लियर हो गई कि केवल इंजीनियरिंग फील्ड वाले नहीं जा सकते और सेल्स प्रोग्रामिंग में हम जो फार्मा वाले हैं वो भी जा सकते हैं। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको डिसाइड हो गया कि हम लोग इसमें एंट्री कर सकते हैं, मतलब कि जो बच्चा बी फार्म का है वो जा सकता है। क्यों? क्योंकि क्लिनिकल सेल्स में हो क्या रहा है, बेसिकली यहाँ पर क्लिनिकल ट्रायल की टर्मिनोलॉजी की नॉलेज होनी चाहिए, आपको फार्माकोलॉजी की नॉलेज होनी चाहिए, आपको ड्रग डिस्कवरी की नॉलेज होनी चाहिए, और ये तीनों चीज़ें आप लोगों के पास है। क्लियर? जो फार्मा का बच्चा है उसके पास ये तीनों चीज़ें हैं, तो आप उसको और एडिशनल क्या चाहिए, इसमें एडिशनल आपको क्या चाहिए, आपको एडिशनली आपको सेल्स प्रोग्रामिंग लर्न करनी पड़ेगी। ठीक है, तो अब आप लोगों के मन में ये क्वेश्चन आता है कि क्या ये सेल्स प्रोग्रामिंग सीखना ज़रूरी है और क्या इसका सर्टिफिकेशन होना ज़रूरी है। तो देखिए, सर्टिफिकेशन होना एक नेसेसरी तो नहीं है, बट देखिए यहाँ पर होता क्या है कि अगर आप इंटरव्यू में जाते हैं और किसी एक बच्चे ने, इंटरव्यू में 10 बच्चे बैठे हैं और किसी एक बच्चे ने ऑलरेडी सेल्स सर्टिफिकेशन कोर्स किया हुआ है, तो फिर उसको एडेड एडवांटेज मिल जाता है कि कंपनी उसी को लेना चाहिए, क्योंकि कंपनी को उसको सिखाना नहीं पड़ेगा। और आपने अगर नहीं सीखा हुआ तो आपको सिखाना पड़ेगा, तो कंपनी का तो टाइम बचेगा ना। तो ये कंपनी का टाइम बचेगा तो कंपनी जिसके पास सर्टिफिकेशन कोर्स है उसी को लेना पसंद ज़्यादा करेगी। क्लियर? अब हमारे मन में एक और क्वेश्चन आता है कि सर आपने सर्टिफिकेशन कोर्स तो बता दिए, अब ये कौन कौन से सर्टिफिकेशन कोर्स होते हैं। तो देखिए, इसमें 2 तरह के सर्टिफिकेशन कोर्स हैं, बेसिकली बेस सेल्स प्रोग्रामिंग और एडवांस सेल्स प्रोग्रामिंग। तो जो फ्रेशर है अगर वो केवल बेस सेल्स प्रोग्रामिंग कर ले तो भी उसकी एंट्री इसमें हो जाएगी, और जब वो अपना जॉब उसका लग जाता है तो उसके बाद वो एडवांस सर्टिफिकेशन सेल्स प्रोग्रामिंग का कोर्स भी कर सकता है। तो अब फिर बच्चे ये भी पूछते हैं कि क्या सर ये जो, क्योंकि इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर का जो है ये प्रोग्रामिंग है, तो क्या सर हम सीख पाएंगे क्या, क्या ये ईजी है क्या। तो देखिए, मेरे कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि देखिए, ये ना तो बहुत ईजी है और ना ही बहुत टफ है। मतलब कि जो बच्चा एक कॉमन नॉर्मल एक जो मीडियोकर बच्चा है, जिसे हम एवरेज बच्चा बोलेंगे, वो एवरेज बच्चा इसे लर्न कर सकता है। आपको टर्मिनोलॉजी पता ही है, कुछ टर्मिनोलॉजी आपको सीखनी पड़ेगी, और कंप्यूटर स्किल्स में आपके आजकल के जो बच्चे हैं वो कंप्यूटर स्किल में वैसे भी शार्प है, वो मोबाइल्स पे बहुत अच्छे से वर्क करते हैं, कंप्यूटर पे अच्छे से वर्क करते हैं। तो उनके लिए ये जो प्रोग्रामिंग है उसको चलाना बहुत टफ वर्क नहीं है, बस थोड़ा सा आप लोगों को मन लगा के अपना समय देना पड़ेगा, ये प्रोग्रामिंग भी आप सीख जाएंगे। क्लियर? अब फिर बच्चे यहाँ पर सवाल कर सकते हैं कि सर ये कोर्स कहाँ कहाँ से होता है। तो देखिए, यहाँ पर बहुत सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूशन भी हैं, ऑनलाइन इंस्टीट्यूशंस भी हैं जो कि ऑनलाइन कोर्स करा रहे हैं और कुछ ऑफलाइन भी करा रहे हैं। तो आप जो है ऑनलाइन ऑफलाइन अगर गूगल पे सर्च करेंगे तो कुछ इंस्टीट्यूशन आ जाएंगे, तो आप वहाँ से भी ये अच्छा इंस्टीट्यूशन देख लीजिए, कोई अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन देख लीजिए, या कोई अच्छी सर्टिफाइड बॉडी देख लीजिए जिससे कि ये कोर्स हो रहा हो, तो आप वहाँ से ये कोर्स कर सकते हैं। फर्दर अब ये बात हमारे पास में आती है कि आखिर जो क्लिनिकल सेल्स प्रोग्रामिंग है उसमें जो है हमारा रोल क्या होगा, उसमें हमारा डेजिग्नेशन क्या होगा। तो इनिशियली देख लीजिए, यहाँ पर क्या है कि आपको इनिशियली अगर आप फ्रेशर हैं तो ट्रेनी प्रोग्रामर की पोस्ट आपको दी जाएगी, उसके बाद जूनियर क्लिनिकल सेल्स प्रोग्रामर, फिर सीनियर क्लिनिकल सेल्स प्रोग्रामर, और उसके बाद प्रिंसिपल क्लिनिकल सेल्स प्रोग्रामर। तो इस तरह से 4 अलग अलग तरह की डेजिग्नेशन वाली पोस्ट हो गई। तो इन अलग अलग पोस्ट पे आपका जो है फर्दर प्रमोशन होता रहेगा। अब बच्चों के दिमाग में ये आता है कि जैसे कि सर क्लिनिकल रिसर्च में तो बहुत सारे जॉब अवेलेबल होंगे, और तो क्या ये क्लिनिकल साइंस में भी काफ़ी सारे जॉब अवेलेबल होते हैं कि, और ये तो सॉफ्टवेयर वाला वर्क है तो एक या 2 बंदे ही इसको कर देंगे, हमें ज़्यादा लोगों की ज़रूरत भी रहेगी या नहीं रहेगी, मतलब कि इसमें डिमांड भी आगे रहेगी या नहीं रहेगी। तो देखिए बात क्या है, देखिए क्लिनिकल रिसर्च और ड्रग डिस्कवरी हमेशा होती रहेगी, लोग को डिजीज़ होती ही रहती हैं, तो डिस्कवरी तो होनी ही है, और ड्रग डिस्कवरी होनी है तो उसके लिए क्लिनिकल रिसर्च होनी है, और क्लिनिकल रिसर्च होनी है तो उसका डाटा जनरेट होना ही है, और डाटा जनरेट होना है तो साइंस प्रोग्रामर की ज़रूरत होनी ही है। तो इसका मतलब इसमें प्रोग्रामर की ज़रूरत तो पड़ेगी ही सही। अब बात आती है कि एक प्रोग्रामर की ज़रूरत पड़ेगी या बहुत सारे प्रोग्रामर की ज़रूरत पड़ेगी। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, टीम वर्क होता है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे कुछ लोग डाटा एंट्री करेंगे, ठीक है, और कुछ लोग जो है डाटा वैलिडेशन में रहेंगे, और कुछ लोग जो है डाटा के मैनेजमेंट में रहेंगे, ठीक है। तो इस तरह से अलग अलग वर्क सबको असाइन होता है, और कुछ लोगों को जो है एनालिसिस पार्ट दिया जाएगा, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस पार्ट। तो यहाँ पर सेल्स प्रोग्रामिंग में भी टीम अलग अलग हो जाती है, एक वर्क जो है एक पर्सन को असाइन होता है। तो यहाँ पर अलग अलग उस सेल्स प्रोग्रामिंग के अंदर भी अलग अलग फील्ड होते हैं कि इस पर्सन को ये ही वाला वर्क करना है, इस पर्सन को वैलिडेशन ही करना है, इस पर्सन को इंटरप्रीट ही करना है। तो इस तरह से अलग अलग टीम हो गई। तो ज़रूरत तो है इसमें
लोगों की, तो यहाँ डिमांड तो आपकी रहेगी। क्लियर एवरीवन। अब बच्चे ये कहते हैं कि सर आप ये फील्ड तो थोड़ा सा अलग है, सॉफ्टवेयर वाला फील्ड है, और हम इसमें क्यों एंट्री करें, क्या हमें कोई एडेड एडवांटेज है, क्या कुछ हमें एक्स्ट्रा मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए मैं आप लोगों को ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे मतलब यहाँ पर वही बच्चा आया है जिसको कि एक तो जो है कंप्यूटर पर वर्क करना अच्छा लगता हो, और जिसको इस डोमेन स्पेसिफिक की नॉलेज हो, जैसे कि क्लिनिकल रिसर्च की नॉलेज है, और वो कुछ हट के अलग से करना चाहता है। पर्टिकुलरली अगर हम यहाँ पर बात करें कि उसको एक्स्ट्रा क्या मिलेगा, तो देखिए यहाँ पर शुरुआत जो होती है आपकी सैलरी जो है वो पर्टिकुलरली हम एक अच्छा सेगमेंट बोल सकते हैं। जैसे कि कुछ बच्चे बोलते हैं कि प्रोडक्शन में हमें कम सैलरी मिल रही है, हमारी शुरुआत कम से हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपकी जो एवरेज पैकेज है वो 4.5 लाख से शुरू हो जाएगा, क्योंकि हम एवरेज की बात करें जनरली जो है वो 3.5 से 6 लाख जो है एक इनिशियल फ्रेशर का जो हम पैकेज मान सकते हैं। और आपको मैं यहाँ पर स्क्रीन पर शो भी कर रहा हूँ, देखिए अलग अलग कंपनी है, जैसे कि विप्रो होगी, TCS होगी, IQVIA हो गई, ठीक है, और कैपजेमिनी हो गई, कॉग्निजेंट हो गई, ये सारी जो कंपनीज़ हैं ये काफ़ी अच्छी सैलरी दे रही हैं। आप देख ही सकते हैं यहाँ पर मैंने आप लोगों को स्क्रीन पे शो किया ही हुआ है कि जो 0 से फ्रेशर है उसको अगर कहीं पर 3.5 से शुरू हुआ है तो किसी को 4.8 से भी शुरू हुआ है, और अगर आप 2 से 4 साल का एक्सपीरियंस वाले पर्सन को देख रहे हैं तो वो 6 to 7 वाली रेंज में आ रहा है। तो यहाँ पर इनिशियल जो है आपकी ग्रोथ 10 से 20% इंक्रीमेंट के बीच में चलेगी, बट बाद में जब आप एक्सपीरियंस हो जाएंगे, जब आप सीनियर प्रोग्रामर और प्रिंसिपल प्रोग्रामर बन जाएंगे, तो आपकी सैलरी में काफ़ी अच्छे हाइक लगेंगे। क्लियर। तो यहाँ पर आप आफ्टर 5 ईयर आप एक हैंडसम पैकेज देख सकते हैं, लाइक आप 2 फिगर जो हैं वो आपकी सैलरी में हो जाएंगे, मतलब कि आप 10 लाख प्लस वाले बेंच में चले जाएंगे। तो अब यहाँ पर देखिए आप लोगों के मन में सहज ही प्रश्न उठ सकता है कि आखिर ये सैस प्रोग्रामिंग वाली कंपनियाँ कौन कौन सी, हम सर्च कैसे करें, कौन कौन सी कंपनियाँ हैं ये तो बता दो सर। तो यहाँ पर देखिए जो CRO है, क्लिनिकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये भी सैस प्रोग्रामिंग करते हैं, जो कि क्लिनिकल रिसर्च खुद करवाते हैं, तो वो भी क्लिनिकल रिसर्च सैस प्रोग्रामिंग का जॉब वो भी देते हैं। साथ ही साथ जो IT कंपनीज़ हैं, जो कि मैं आप लोगों को बता ही चुका हूँ, जैसे कि TCS हो गई, IQVIA हो गई, विप्रो हो गई, टेक महिंद्रा हो गई, कॉग्निजेंट हो गया, और कैपजेमिनी हो गया या एसेंचर हो गया। तो ये काफ़ी सारी कंपनीज़ हैं, मैंने बड़े बड़े IT जाइंट्स का आपको नाम ले लिया है, ठीक है, इन्फोसिस भी है। तो ये जो सारी कंपनीज़ हैं ये सैलरी वाइज जो पैकेज रहेगा आपका अच्छा रहेगा, और इनमें एनवायरनमेंट वर्क कल्चर अच्छा है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के दिमाग में आ सकता है कि सर हमें किसी एक ही जगह जाना पड़ेगा या पर्टिकुलर किसी एक ही एरिया में सैस प्रोग्रामिंग की जॉब मिलती है, पूरे इंडिया में है। तो देखिए आजकल तो क्या है, वर्क फ्रॉम होम भी होता है, ठीक है। तो काफ़ी सारे नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया जो दोनों ही एरिया हैं वहाँ पर अवेलेबल है। तो आप नोएडा आप ले लीजिए, गुड़गांव ले लीजिए, उसके अलावा दिल्ली NCR रीजन हमारा है ही सही, और अगर हम डाउन साइड बढ़े तो मुंबई हमारा एक रीजन हो गया, और हैदराबाद, बेंगलोर, पुणे, कोलकाता, लखनऊ, जयपुर। तो ये काफ़ी सारे सिटीज़ हैं जहाँ पर कि जो है आप लोगों को जॉब मिल जाएंगी क्लिनिकल सैस प्रोग्रामर की। तो आप लोगों के मन में ये प्रश्न आ सकता है कि सर इस जॉब में क्या क्या चैलेंजेस हैं, हमें कौन कौन से चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे। तो देखिए बेसिकली चैलेंजेस तो क्या है, जो इनिशियल फ्रेशर है उसको सबसे बड़ी बात यही है कि उसको इनिशियली बेस जो प्रोग्रामिंग है, सैस प्रोग्रामिंग सीखनी पड़ेगी, और जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं वो अगर आप अच्छे से लर्न कर लें तो इनिशियल जो फर्स्ट ईयर आपका जॉब के अंदर रहेगा वो थोड़ा सा आपका लर्निंग फेज रहेगा, और जब आपने अच्छी तरह से लर्न कर लिया तो फिर आप धीरे धीरे चीज़ें सीखते जाएंगे, आपका इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा और आप फर्दर इस फील्ड में आगे ग्रोथ करते जाएंगे। तो चैलेंजेस तो देखिए, मेरे कहने का मतलब ये कि चैलेंजेस तो आप कोई सी भी जॉब में चले जाएँ, क्योंकि आप आपकी कॉलेज की स्टडी वाली जो लाइफ है वहाँ पर कॉलेज में लाइफ अलग होती है, और जब आप फील्ड में जाते हैं तो आपको कुछ और अलग करना पड़ता है, ठीक है। तो वो नई चीज़ें सीखने के लिए आपको उनको सीखने के लिए अपने आप को उनके लिए अडेप्ट बनाना पड़ेगा, तो तभी आप उनको लर्न करने पाएंगे। और अगर आप ऐसा रहेगा कि नहीं इसमें तो बहुत सारा काम करना पड़ रहा है, तो फिर आप फर्दर जो है वो आप फर्दर ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। तो हमें सीखने के लिए लालायित रहना चाहिए, हमें ऐसा नहीं कि हमें ये सोचना चाहिए कि नहीं नहीं इसमें तो बहुत सारा काम करना पड़ा है, हम नहीं कर पाएंगे। तो वर्क तो आपको हर जगह करना पड़ेगा, चाहे आप कोई सी भी जॉब हो, वर्क तो हर जगह करना ही है, ठीक है। तो उसको आपको इंटरेस्ट आए तो आप ऐसा वर्क करिए।
क्लियर, आपको इंटरेस्ट आएगा, अगर आपको इस फील्ड में जाते हैं आपको इंटरेस्ट आता है तो ऐसा वर्क करिए, तो आपको उस फील्ड में आपको ग्रोथ मिलेगी। और अगर आपका सेस प्रोग्रामिंग में कंप्यूटर वर्क करने में आपको मज़ा आता है, एनालिटिक पार्ट करने में आपको मज़ा आता है, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन करना, डाटा मैनेजमेंट करना, डाटा सेव करना और डाटा को अच्छी तरह से स्टोर करना, ये सब कुछ चीज़ें आप लोगों को आती हैं और इसमें मज़ा आता है, तो आप लोग इस फील्ड में जाइए। अब बच्चे ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सर आखिर इसमें कुछ आप इंटरव्यू के क्वेश्चन बता दीजिए कि इंटरव्यू के क्या क्या क्वेश्चन हो सकते हैं। तो देखिए बेसिकली मैं आप लोगों को बता ही चुका हूँ ऑलरेडी कि जो पर्सनल इंटरव्यू होता है तो उसमें पर्टिकुलर स्क्रीनिंग आपकी होगी, ठीक है, कि आपका बेसिक एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है। तो पर्सनल इंटरव्यू के क्वेश्चंस मैं ऑलरेडी आपको जो दूसरे लेक्चर है उसके बारे में दे चुका हूँ। और फर्दर जो क्वेश्चंस हैं जैसे कि एचआर इंटरव्यू होगा, टेक्निकल राउंड होगा, फिर एचआर में अगर टेक्निकल राउंड में आप पास हो जाते हैं तो वापस एचआर में जाएगा और सैलरी के लिए नेगोशिएशन आपसे किया जाएगा। क्लियर, तो इस तरह से ये इंटरव्यू के राउंड होगा। टेक्निकल में पर्टिकुलरली आपसे कुछ क्लिनिकल रिसर्च की टर्मिनोलॉजीज पूछी जाएंगी, क्लियर, और ड्रग डिस्कवरी की टर्मिनोलॉजीज पूछी जाएंगी, क्लिनिकल ट्रायल्स के बारे में पूछा जाएगा, फेजेस के बारे में पूछा जाएगा, और पर्टिकुलरली जो बेस सर्टिफिकेशन कोर्स आपने किया हुआ है या सेस प्रोग्रामिंग आपने की हुई है तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस का मैं एक अलग से सेपरेट लेक्चर आप लोगों को बना दूंगा, तो वहाँ पर क्या क्वेश्चन होंगे वो भी हम डिस्कस कर लेंगे। अब यहाँ पर कुछ बच्चों के दिमाग में ये भी होता है कि क्या सर इसमें इंटर्नशिप भी होती है। तो यहाँ पर देखिए कुछ कंपनीज जो हैं वो इंटर्नशिप भी करवाती हैं, जैसे कि परक्सेल हो गई या फिर और जो आपकी क्लिनिकल रिसर्च की कंपनीज हो गई जैसे क्वांटम हो गई या क्विंटाइल्स हो गई और IQVIA हो गई। तो यहाँ पर काफ़ी सारी इंटर्नशिप वाली जॉब भी रहती हैं। तो आप इंटर्नशिप 6 मंथ की इंटर्नशिप होती है और ड्यूरिंग बी फार्मा, अगर किसी बच्चे ने ड्यूरिंग बी फार्मा भी सेस प्रोग्रामिंग का कोर्स कर लिया, उसका फाइनल ईयर चल रहा है, 7 सेमेस्टर चल रहा है, उसने सेस प्रोग्रामिंग का कोर्स कर लिया, तो वो जो बच्चा है वो इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकता है। अगर इन कंपनी की वेबसाइट पर जाए और वहाँ चेक करे तो वो इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकता है। तो वहाँ पर भी आप लोगों को इंटर्नशिप करने को मिल जाएगी। और कोई बच्चा अगर इंटर्नशिप में अच्छा परफॉर्म करता है तो फिर वो उस कंपनी में ही एब्जॉर्ब हो जाता है। कंपनी को पता चल जाता है कि इस बच्चे की परफॉर्मेंस अच्छी है, तो वो फर्दर उसको ऑफर कर देती है कि आप हमारे यहाँ पर जूनियर क्लिनिकल सेस प्रोग्रामर ज्वाइन कर लें। क्लियर। अब आपके दिमाग में ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि सर इसकी जॉब होगी वो हमें कैसे सर्च करेंगे, कहाँ से हमें मिलेगी, या इंटर्नशिप के बारे में हमें कैसे पता चलेगा। तो देखिए इंटर्नशिप के बारे में तो काफ़ी वेबसाइट हैं, जैसे कि इंटर्नशाला है, वहाँ से आप देख सकते हैं। और जॉब के लिए आपकी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, जैसे कि naukri.com हो गया या मॉन्स्टर हो गया या लिंक्डइन है, या फिर और भी बहुत सारे आपको फेसबुक हो गया या इंस्टाग्राम हो गया या फिर व्हाट्सअप हो गया। तो काफ़ी सारे जॉब के ग्रुप्स बने हुए हैं, आप उनमें ज्वाइन हो जाइए। तो वहाँ पर रेगुलर इससे रिलेटेड सेस प्रोग्रामर से रिलेटेड जॉब की ऑफर्स आती रहती हैं। और फ्रेशर कहीं पे डिमांड किया हुआ है तो आप अप्लाई करें। तो बेसिकली आप लोगों को वहाँ पर चांसेस मिल सकते हैं इंटरव्यू देने के लिए। और एक इंटरव्यू देने से पहले अगर आपने 2-3 इंटरव्यू दिए हुए हैं तो आपको एक बार एक्सपीरियंस भी हो जाएगा, तो आपको बेनिफिट मिल जाएगा इंटरव्यू क्रैक करने में। तो आई होप यहाँ पर जो भी चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई कि किस तरह के आपको स्किल चाहिए, किस तरह की आपको जॉब करनी होगी, जॉब में क्या काम करना पड़ेगा, सैलरी आपको कितनी मिलेगी, सैलरी में हाइक कितना मिल जाएगा, करियर की ग्रोथ है या नहीं है, और काम करने में मज़ा आएगा या नहीं आएगा, सर्टिफिकेशन कोर्स कौन कौन से करने हैं, वो कहाँ कहाँ अवेलेबल है, जॉब आपकी कहाँ लगेगी, कौन सी कंपनी में लगेगी। ठीक है, तो काफ़ी सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को कवर की। इंटरव्यू के बेसिक क्वेश्चन जो हैं वो भी बताएंगे किस किस तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं। यहाँ पर मैंने आप लोगों से सारे पार्ट कवर करने की कोशिश की है। अगर आप लोगों को क्लिनिकल सेस प्रोग्रामर में करियर बनाने से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे शेयर करें, कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं कोशिश करूँगा उसका रिप्लाई करने की। और अगर आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया है तो इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को तक शेयर करें। जय भारत, जय हिंद।